हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हाल ही में एनआईआरएफ ने भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए रैंकिंग जारी की है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब वैश्विक स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं शिक्षण संस्थानों के लिए रैंकिंग जारी करती हैं, ऐसे में भारत के स्तर पर एनआईआरएफ के द्वारा ऐसी रैंकिंग्स क्यों जारी की जा रही हैं? मतलब आज से नहीं की जा रही हैं, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्यों की जा रही हैं। इस आधार पर आज का टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टाइटल है वह है क्यों दी जाती है विश्वविद्यालयों को रैंकिंग। तो भारत के स्तर पर इस संदर्भ को लिया गया है ताकि आपके लिए एक समझ विकसित हो सके कि किस आधार पर भारत ने इस रैंकिंग प्रक्रिया की शुरुआत की है। तो कल यह रैंकिंग जारी की गई है, तो आज के डिस्कशन में जो पॉइंट्स रहेंगे उनको देख लेते हैं। अभी न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ में क्या कहा गया है। एनआईआरएफ जिसने इस रैंकिंग को जारी किया है वह क्या है, किस तरह से काम करता है, इस रैंकिंग को जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका नाम है इंडिया रैंकिंग्स 2021, जो इस साल जारी की गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या निष्कर्ष हो सकता है उसे देखेंगे, और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर डील करेंगे। यह विषय जीएस पेपर 3 से संबंधित करके आप समझ सकते हैं। न्यूज़ को देखते हैं ताकि आगे बात कर सकें। न्यूज़ है, व्हाट इज एनआईआरएफ एंड व्हाई डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रैंक यूनिवर्सिटीज। यानी एनआईआरएफ क्या है और सरकार ने भारत के जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है उसको रैंक करने का उनको फैसला क्यों किया, तो बात करते हैं। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। एनआईआरएफ का जो वेबसाइट का जो पहला पेज है उससे इसको देखते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने कल यह रैंकिंग जारी की है और इसे ई रिलीज के तौर पर जारी किया गया है। इस रैंकिंग का नाम है इंडिया रैंकिंग्स 2021। इसके तहत भारत भर की जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अन्य जो संस्थान हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वह मेडिकल फील्ड का हो, फार्मा हो, फार्मेसी से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो या आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो। अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। ये जो मंत्री जी हैं, ये हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इस मंत्रालय के मंत्री यानी शिक्षा मंत्री। ठीक, अब बात करते हैं एनआईआरएफ के बारे में। तो जो एनआईआरएफ है इसको लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 को, और इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने। इसे ही अब शिक्षा मंत्रालय कहा गया है, तो ये बात आप सब जानते ही हैं। इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देश में उच्च शिक्षण संस्थानों यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रैंक करने का यह पहला प्रयास किया गया था, जब 2015 के बाद इसकी पहली रैंकिंग जारी की गई। तो देश में इसके पहले ऐसा कोई भी प्रयास देखने को नहीं मिलता है। यानी संस्थागत तौर पर यह जो प्रयास था, यह ज़्यादातर निजी संस्थाएं, खास तौर से जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, वे ही ऐसे संस्थाओं को रैंक करने का काम किया करते थे। उसके बाद भारत ने इसकी शुरुआत की। इसमें देश भर के शिक्षण संस्थानों को रैंक करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी हम एक फ्रेमवर्क लेकर के चलते हैं कि किन पैरामीटर्स के आधार पर देश के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान है उनको यहाँ पर रैंक किया जाएगा। ठीक, पहली जो इंडिया रैंकिंग जारी की गई थी वह अप्रैल 2016 में जारी हुई थी, और 2018 से सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए एनआईआरएफ में भागीदारी अनिवार्य की गई है। यानी जब यह रैंकिंग जारी की गई थी उसके बाद यह स्वैच्छिक स्तर पर छोड़ दिया गया था कि कौन कौन से जो संस्थान हैं वे इस रैंकिंग में शामिल होना चाहें या नहीं होना चाहें। सरकारी संस्थानों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद से इसको अनिवार्य कर दिया गया है सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए। इस साल जो रैंकिंग जारी हुई है यह 2016 में जारी की गई रैंकिंग में उस वक्त जितने संस्थान इसमें शामिल हुए थे, इस बार लगभग दोगुनी उनकी संख्या बढ़ गई है। तो ये एक बड़ा यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो वैश्विक रैंकिंग्स जो जारी की जा रही थी अन्य वैश्विक संस्थाओं के द्वारा, जैसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, दूसरी थी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जब ये संस्थाएं पहले से ही जारी कर रही थी तो भारत को क्या जरूरत पड़ी। तो भारत में उस वक्त के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब सी दिखाई पड़ती थी इन रैंकिंग्स में। जब भी रैंकिंग्स जारी होती थी भारत के संस्थान कहीं बुरी तरीके से हमें पिछड़े हुए दिखाई देते थे। तो 2015 की बात है, 2015 में
तत्कालीन जो एचआरडी मिनिस्टर थी श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने उस वक्त इसका जो कारण बताया था, उन्होंने कहा था कि भारत के संस्थान जो विश्व स्तर पर जो रैंकिंग है उनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसकी एक बड़ी वजह है सब्जेक्टिविटी, यानी रैंकिंग पद्धति को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया जो बहुत ही सब्जेक्टिव दिखाई पड़ती है। यहाँ सब्जेक्टिव रैंकिंग पद्धति का मतलब हुआ कि जो रैंकिंग पद्धति में जो मानक तय किए गए हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं वे कुछ चुने हुए लोग ही निर्धारित करते हैं, और उसका जो क्राइटेरिया है दरअसल वो उनकी ही अवधारणाओं यानी उनके ही परसेप्शंस पर डिपेंड करता है। ये एक बड़ा कारण देखा गया कि भारत के संस्थान उन रैंकिंग्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया केंद्रीय मंत्री ने। उसके बाद भारत ने सोचा कि अब इसका क्या समाधान हो सकता है, तो उन्होंने इसके लिए चीन का उदाहरण देखा। चीन ने क्या किया था कि लगभग 2 दशक पहले चीन के साथ भी ऐसी ही स्थितियां बनती हुई दिख रही थी। तो चीन ने सोचा कि जब वैश्विक स्तर पर इन जो रैंकिंग की संस्थाएं हैं इनके द्वारा जारी की गई रैंकिंग्स में हमारे संस्थान अच्छा नहीं कर पा रहे प्रदर्शन, तो चीन ने सोचा कि हम खुद की ही रैंकिंग शुरू कर दें। और चीन ने 2003 में शंघाई रैंकिंग नाम से एक रैंकिंग शुरू की और खुद के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रणाली का विकास किया। इस रैंकिंग प्रणाली में जब यह जारी की गई तो वैश्विक स्तर पर सभी विश्वविद्यालय जो मौजूद हैं उनको शामिल किया गया था, और इसमें भी भारत के कई संस्थानों ने, IIT रुड़की, IIT दिल्ली ने टॉप 500 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद भारत ने सोचा कि जब चीन ऐसा कर सकता है तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। इसी आधार पर भारत ने NIRF के तहत रैंकिंग प्रक्रिया की शुरुआत की ताकि भारत के संदर्भ में जो पैरामीटर्स महत्वपूर्ण है उनको रखा जाए और भारत की परिस्थितियों के हिसाब से हम अपने पैमानों के आधार पर रैंकिंग करें। यही इसका एक उद्देश्य था। तो क्या क्या पैमाने इसमें शामिल किए गए हैं, यानी क्या पैरामीटर्स हैं? ओवरऑल स्तर पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या अन्य संस्थान इसमें शामिल होते हैं उनको कुछ पैमाने यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख रूप से, जिसमें टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को शामिल किया गया है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, अगला आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, उसके बाद परसेप्शन, यानी कि वे संस्थान जिनकी टीचिंग लर्निंग यानी वहाँ पर जो शिक्षण है, सीखने का तरीका है, उसके जो रिसोर्सेस हैं, जिस तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, इनको शामिल किया गया। अगला रिसर्च किस तरह से की जा रही है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस किस तरह से की जा रही है, वो संस्थान कितने पेशेवर तरीके से कार्य कर रहा है, इसको शामिल किया गया। अगला जो लोग वहाँ से सीख रहे हैं उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर पर वहाँ पर आउटकम्स कैसे मिल रहे हैं, आउटरीच उसकी पहुँच कितनी है, उसकी इंक्लूसिविटी यानी उसका समावेशन कितना है, कितने विद्यार्थी किस किस वर्ग के उसमें शामिल हो रहे हैं। अगला लोगों का परसेप्शन कैसा है उस संस्थान को लेकर के। तो इन पैरामीटर्स के आधार पर इस रैंकिंग को किया जाने लगा। अब ये जो रैंकिंग है ये अलग अलग तरह से की जाती है, यानी इसका जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वह है ओवरऑल रैंकिंग, जिसमें भारत भर के सभी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाता है, वे किसी भी कैटेगरी के हों, यानी वे मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, लॉ कॉलेज भी हो सकते हैं, आर्किटेक्चर से भी हो सकते हैं। इस आधार पर सबको शामिल करते हुए एक ओवरऑल रैंकिंग बनाई जाती है। इसके अलावा ओवरऑल के बाद इनको अलग अलग भी डिवाइड किया गया है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अलग, इंजीनियरिंग जो संस्थान है उनकी अलग, मैनेजमेंट, फार्मेसी कॉलेजेस, इसी तरह मेडिकल, लॉ के अलग, आर्किटेक्चर, डेंटल और रिसर्च संस्थानों को अलग से यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो ये एक तरीका है और इसी तरीके के आधार पर 2021 में भी रैंकिंग जारी की गई है। तो रैंकिंग को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये ओवरऑल रैंकिंग है जिसके टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स को यहाँ दिखाया गया है। पहले नंबर पर जो संस्थान है वह है IIT मद्रास और इसका स्कोर है 86.76। इसकी रैंक 1 है, 1 2 3 करके इसी क्रम से इनको दिया गया है। दूसरे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है और इसकी रैंकिंग 2 है, स्कोर इसका 82.67। तीसरे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे और इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो यूनिवर्सिटीज़ की भी टॉप 10 रैंकिंग यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहले नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वाला और दूसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का। यहाँ पर इनके स्कोर्स भी दिए हुए हैं।
हमने जिस श्रेणी की शुरू में बात की थी अलग अलग करके, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए जो टॉप इंस्टीट्यूट है हमने उसको ही यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे इंजीनियरिंग के लेवल पर IIT मद्रास टॉप पोजीशन पर है। इसी तरह मैनेजमेंट के लेवल पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद टॉप पर है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली का यह टॉप पर है। इसी तरह कॉलेजेस में मिरांडा हाउस पहले नंबर पर है। मेडिकल में एम्स ने पहला स्थान हासिल किया है। लॉ के लेवल पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है। आर्किटेक्चर में IIT रुड़की पहले स्थान पर है। डेंटल के मामले में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस कर्नाटक का। और अगला है रिसर्च में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने पहला स्थान हासिल किया है। ये कुछ प्रमुख डेटा है जिसे आप लिख सकते हैं, और अगर किसी एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो कम से कम आप उसका जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद निष्कर्ष को देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए, हमने एक रैंकिंग प्रक्रिया देश के स्तर पर बना ली। हमारी कुछ शिकायतें थी उन संस्थानों से वैश्विक स्तर पर कि भाई उनके पैरामीटर्स हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, या हम उनके पैरामीटर्स के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन कर पाने में या दिखा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो हमने अपनी एक रैंकिंग प्रक्रिया विकसित कर ली। ठीक है, अच्छा है, लेकिन ज़रूरत इस वक्त यह है कि हम अपने ही हिसाब से एक रैंकिंग प्रणाली बना करके अपने आप को टॉप पर न दिखाएं, बल्कि एक वैश्विक स्तर पर अपनी इस रैंकिंग प्रणाली को बढ़ाएं। दरअसल जब इस रैंकिंग प्रणाली को NIRF की जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, उस दौरान भी यह एक लॉन्ग टर्म परिकल्पना थी, दीर्घकालीन परिकल्पना थी कि हम इसे वैश्विक स्तर तक बढ़ाएंगे। सवाल है कि क्या बढ़ गया? नहीं, अभी के स्तर पर यह 6 साल होने को आ रहे हैं, 15 के बाद से 16 से लगा करके अभी तक, तो अभी तक भी इसका विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि आने वाले समय में इसको बढ़ाया जाएगा। तो NIRF द्वारा वैश्विक रैंकिंग जारी करने का प्रयास किया जाए, ये एक निष्कर्ष है। और साथ ही चूंकि जो वैश्विक रैंकिंग है जारी करेंगे, लेकिन हम इसमें ऐसे पैरामीटर्स को भी शामिल करते हैं जो कि विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर यह रैंकिंग वैश्विक स्तर पर स्थापित होती है तो इसमें विकासशील देशों के लिए यह बेंचमार्क का कार्य कर सकती है, क्योंकि भारत भी एक विकासशील देश है। ऐसे में जो भारत की परिस्थितियां हैं वे अन्य विकासशील देशों की परिस्थितियों के साथ समानता रख सकती हैं। इस आधार पर कहा गया है कि यह एक बेंचमार्क स्थापित करेगी। अगला, जो भारत के संस्थान हैं उनको और बेहतर प्रयास करना चाहिए। हालांकि यह बात नहीं है कि बेहतर प्रयास नहीं किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। हम वैश्विक स्तर पर जो संस्थान हैं उनके सामने अच्छा कर भी रहे हैं। हालांकि उनके कुछ मानदंड हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे और भी चीज़ों को सीख करके अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही आज का निष्कर्ष है। सवाल क्या है आज का? सवाल देखते हैं। सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। आपको बताना है NIRF क्या है, इसका गठन कब किया गया, क्यों किया गया, उद्देश्य क्या है, और यह इंडिया रैंकिंग्स जिसकी हमने बात की जारी करता है, कौन कौन से संस्थान है। कुछ उदाहरण देकर के बता सकते हैं कि इस साल की जो रैंकिंग आई है उसमें कौन कौन से संस्थान शीर्ष पर हैं। चूंकि 150 शब्दों में लिखना है इसलिए छोटा ही उत्तर इसमें फ्रेम होगा। तो ये था इस टॉपिक को लेकर के आज हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण विषय पर अगले न्यूज़ प्रोग्राम में। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।